हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका अपना YouTube चैनल एसके ग्लोबल क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण वंश मौर्य राजवंश के बारे में संपूर्ण व्याख्या के साथ इससे संबंधित 50 प्लस एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ताकि आज के बाद से मौर्य वंश से किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो वो नहीं छूटेंगे। दोस्तों, एमसीक्यू यानी कि प्रश्नों के साथ व्याख्या करने से ये हो जाता है कि वो जो टॉपिक जो है वो बिल्कुल हम लोग के दिमाग में छप सा जाता है, और दोनों साथ साथ कर लेने से पूरा जो कंसेप्ट होता है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो मौर्य वंश से 50 प्लस अगर हम लोग एमसीक्यू कर लेते हैं तो मैं दोस्तों आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इससे बाहर क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपके कहीं से भी क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं छूटने वाले हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मौर्य वंश के बारे में पूरा कंसेप्ट जो है इसी वीडियो के अंदर मैं क्लियर करा दूंगा। तो आप लोग से यह आप लोगों से यह निवेदन है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, आइए हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से इस टॉपिक को बिल्कुल हमेशा की भांति, जिस तरह हमारे सारे वीडियो को एकदम रोचकपूर्ण तरीके से एकदम सरलता पूर्वक आप लोगों को मैं जितने भी हमारे चैनल पर वीडियो मौजूद हैं उसको मैंने जिस तरह पढ़ाया है उसी तरह इसको भी हम लोग देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ये पूछ रहा है दोस्त कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो है यह मौर्य वंश ने शासन किया। तो आइए थोड़ा इसको हम लोग विस्तार पूर्वक जानते हैं कि नंद वंश का वह कौन सा अंतिम राजा था जिसके पश्चात मौर्य वंश की स्थापना हुई और किसने हराया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नंद वंश का वह अंतिम राजा कौन था। तो नंद वंश का अंतिम राजा जो था वह घनानंद था। कौन था दोस्तों? घनानंद था। तो इसी घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर चंद्र चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर ये किस चीज की स्थापना की? मौर्य वंश की स्थापना की। किसको हराकर? घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। तो मौर्य वंश के जो घनानंद को इसने हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो एक पॉइंट और हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि ये घनानंद की ही एक पुत्री थी जिसका नाम था दुर्धरा। घनानंद की एक पुत्री थी जिसका नाम दुर्धरा था। दुर्धरा पुत्री थी घनानंद की। इसी से चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी भी किया। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश की स्थापना करने में महत्वपूर्ण जो योगदान किया गया वह चाणक्य का किया गया, चाणक्य द्वारा किया गया। ये वही चाणक्य है जिनको बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश में प्रधानमंत्री बनाया इनको। मौर्य वंश में क्या बनाया इनको? प्रधानमंत्री बनाया। किसको? चाणक्य को। तो थोड़ा सा अब हम लोग चाणक्य को थोड़ा सा बाद में देखेंगे। आइए हम लोग यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लें। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है दोस्तों यह 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 345 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। किनका? चंद्रगुप्त मौर्य का। और इन्होंने जो मगध के सिंहासन पर ये नंद वंश के राजा घनानंद को हराकर मगध के सिंहासन पर इन्होंने 322 ईस्वी में बैठा था। 322 ईस्वी पूर्व में राजगद्दी पर बैठे। किस पर? राजगद्दी पर बैठे। कहाँ के? मगध के सिंहासन पर। ठीक है। तो इनको चंद्रगुप्त मौर्य को क्या क्या और नामों से जाना जाता है, थोड़ा तो वो भी देख लिया जाए। क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्त, मैं सारे क्वेश्चन को वहीं पर एकदम बिल्कुल विस्तृत पूर्वक समझा देता हूँ, ताकि जैसे भी क्वेश्चन जिस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को एग्जामिनर दें वो आपसे बिल्कुल छूट ना पाए।
तो आप लोगों से एक और गुजारिश है कि आप लोग जो वीडियो देखते हैं और आप लोग जो वीडियो देखकर बिल्कुल रिप्लाई नहीं करते हैं, तो ये आप लोगों के द्वारा वीडियो के देखकर रिप्लाई करना बिल्कुल अपेक्षित है। और चैनल को आप लोग उतनी मात्रा में प्यार नहीं दे रहे हैं, जितना प्यार की ज़रूरत है। और मेरे द्वारा आपको बिल्कुल टॉप क्लास की जो कंटेंट है आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। आप लोग मेरे चैनल पर जो भी 40 वीडियो लगभग पड़े हुए हैं, आज आज की तारीख में, तो वो 40 वीडियो आप लोग जाकर देखिए और देखने के बाद बताइए कि नहीं सर, ये जो कंटेंट आपके द्वारा दिया गया है वो बिल्कुल टॉप क्लास की कंटेंट है और बिल्कुल समझा कर दिया गया है। तो आप लोग दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। यही आप लोगों का काम है और मेरा काम ये है कि मैं आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं किसी भी टॉपिक से मैं जो पढ़ाता हूँ वो सबका एकदम कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर एकदम करा दूंगा। ये मेरा काम है और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चंद्रगुप्त मौर्य को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं, थोड़ा सा ये भी हम लोग देख लें। ये चंद्रगुप्त मौर्य, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त कि और किस किस नाम से जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को एक यूनानी लेखक जस्टिन जो है, एक जस्टिन जो यूनानी लेखक था, उसके अनुसार से चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया। सेंड्रोकोट्स कहा गया। सेंड्रोकोट्स कहा गया किसके द्वारा? जस्टिन के द्वारा। यह यूनानी लेखक था, इतिहासकार था। और एक विलियम जोन्स आते हैं, एक विलियम जोन्स आते हैं, इनके द्वारा जो चंद्रगुप्त मौर्य को दो, इन्हीं के द्वारा चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त मौर्य कहा गया। ठीक है, ये इनके द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य कहा गया, जस्टिन के द्वारा सेंड्रोकोट्स कहा गया। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ क्या देखा कि नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। उसकी पुत्री दुर्धरा से शादी भी की। ठीक है, अब और हम लोग देख लेंगे इससे जो और संबंधित है, इससे संबंधित क्या है दोस्त? तो इससे और संबंधित मौर्य वंश से ये है कि 305 ईस्वी पूर्व में इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया। 305 ईस्वी पूर्व में किसको हराया? सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर को कब हराया? 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। और सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री, इनकी जो पुत्री थी, पहले दोस्त ये होता था कि जब कोई भी वंश का राजा किसी अन्य वंश के राजा को हराता था तो उसकी पत्नी या पुत्री से शादी कर लेता था, या हारने के बाद में वो राजा खुद ही संबंध स्थापित करने के लिए उस राजा से अपनी पुत्री का शादी करा दिया जाता था। ऐसा अधिकतर हम लोग इतिहास में देखते हैं। 305 ईस्वी पूर्व में इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये बहुत प्रतापी राजा था दोस्त। सेल्यूकस निकेटर भी बहुत बड़ा प्रतापी राजा था, लेकिन इसको 305 ईस्वी पूर्व में इन्होंने हरा दिया चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसी से इनकी इनकी जो बाहुबलता समझिए कि कितने बाहुबली चंद्रगुप्त मौर्य के राजा थे। अभी और देखिए कि इनके द्वारा क्या क्या किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने हरा दिया। और इसकी पुत्री एक जो थी सेल्यूकस निकेटर की, कार्नेलिया, क्या क्या नाम था उसका? कार्नेलिया, या इसको हेलेना दोनों कहते हैं। इससे भी इन्होंने शादी की। तो किससे किससे शादी की? किससे किससे शादी की दोस्त? तो एक तो पहले घनानंद की पुत्री जो है, घनानंद की पुत्री दुर्धरा जो थी, उससे भी शादी की। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया है यानी हेलेना से भी शादी की। ठीक है, अब थोड़ा सा चंद्रगुप्त मौर्य को हम लोग इतना देख लिया, तो इन्हीं के क्या क्या हम लोगों ने महत्वपूर्ण देखा यहाँ पर कि इन्होंने घनानंद को हराया, चाणक्य की मदद से हराया, और चाणक्य को बाद में इन्होंने मौर्य वंश में प्रधानमंत्री बनाया। तो अब हम लोग थोड़ा सा मगध साम्राज्य का, जो उस समय जब चंद्रगुप्त मौर्य बने तो इनका राज का साम्राज्य जो है कहाँ से कहाँ तक था, तो ये भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो विशाल सम्राट था दोस्त, यह कहाँ से कहाँ तक था? यह काबुल, हेरात, कंधार,
ठीक है। अफगानिस्तान, सॉरी, 1 मिनट में अच्छे से लिख दूं दोस्त। यह कहाँ तक का? यह अफगानिस्तान। इसको मैं दूसरा कलर ले लूं। अफगानिस्तान, ठीक है। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, ठीक है। पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, गंगा यमुना का मैदान। बिहार, ठीक है। गुजरात। इतना तक इनके द्वारा विस्तार था। और बाद में यह विस्तार जो है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपना विशाल साम्राज्य का विस्तार किया, तो इसका जो विस्तार किया उसको अगर हम लोग ये दिशाओं के अनुसार से देखें, तो देखिए यह उत्तर पश्चिम में ईरान तक इन्होंने किया। कहाँ तक? उत्तर पश्चिम में। कहाँ तक? ईरान तक, ठीक है। अगर पूर्व में बात की जाए, तो पूर्व में कहाँ तक? बंगाल तक। पूर्व में बंगाल तक। अगर दक्षिण में बात की जाए, तो दोस्तों दक्षिण में इन्होंने कर्नाटक तक साम्राज्य को विस्तार किया। कहाँ तक? कर्नाटक तक। वही कर्नाटक की देवगिरी जो है, वही कर्नाटक है। तो कर्नाटक पे इन्होंने किया। अगर उत्तर की बात की जाए, तो उत्तर में इन्होंने कश्मीर तक किया। कहाँ तक किया? कश्मीर तक किया। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ये विशाल साम्राज्य जो है, इसको भी हम लोगों ने देख लिया। अब कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ देता है दोस्त कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, यानी कि मौर्य वंश का कहाँ कहाँ से स्रोत मिलता है, यानी कि इतिहास में मौर्य वंश के स्रोत कहाँ कहाँ से हैं। तो मौर्य वंश का स्रोत की अगर बात की जाए, ये मौर्य वंश हम लिख दे रहे हैं। मौर्य वंश स्रोत, ठीक है। तो मौर्य वंश का स्रोत दो चीजों से मिलता है। एक तो हो गया दोस्तों साहित्यिक हो गया, यानी कि साहित्यों के द्वारा मिला गया। दूसरा जो हो गया, यह पुरातात्विक हो गया, यानी कि पुरातात्विक जो खुदाई हुई, उसके द्वारा मौर्य वंश का स्रोत मिला। ये सारा जो आप लोगों को दोस्त आपको पॉइंट बता रहे हैं, ये बिल्कुल एकदम परीक्षा की दृष्टि से बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है। इससे ज्यादा आपको कहीं कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश का जो सुखड़ा है, इसी वीडियो में मैं आपको बिल्कुल साफ करा दूंगा। तो साहित्यिक स्रोत की अगर बात की जाए, तो यह जो वही हम आपको ये चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त, उन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई अर्थशास्त्र की, उसके द्वारा हुआ। एक विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस, इसके द्वारा भी साहित्यिक स्रोत मौर्य वंश का पता चलता है। ये इंडिका इंडिका जो है, इंडिका के द्वारा पता चला, ठीक है। बौद्ध साहित्य पुराणों के अनुसार भी पता चला, यानी कि जो बौद्ध साहित्य पुराण जो है, उसके अनुसार से भी ये पूरे मौर्य वंश की मैं बात कर रहा हूँ दोस्त, न कि सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा हूँ। तो मौर्य वंश का जो स्रोत है, ये हम लोग आपको यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ, इसलिए ताकि परीक्षा में कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। तो ये तो साहित्यिक स्रोत हो गया। पुरातात्विक जो स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत के बारे में देख लेंगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के ही पुत्र जो रहे अशोक, अशोक ये नाती रहे, सॉरी पुत्र नहीं रहे, ये बिंदुसार के पुत्र थे। कौन? ये अशोक जो थे, ठीक है। तो अशोक के शिलालेख के द्वारा, अशोक के बारे में हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे। जैसे ही एमसीक्यू जितना भी चंद्रगुप्त मौर्य से क्वेश्चन बनता है, पहले ये मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करा दे रहा हूँ। तो ये अशोक के शिलालेख के द्वारा ये पुरातात्विक मिलते हैं। और जो वस्तुओं के अवशेष मिले, वस्तुओं के अवशेष के द्वारा ये पूरा चंद्रगुप्त, ये मौर्य वंश जो है, मौर्य वंश का ये स्रोत मिलता है। तो वस्तुओं को अवशेष कहने के मतलब देखिए दोस्तों, क्या क्या वस्तुओं को अवशेष में मिला था। ये चांदी तांबे के छेद हुए सिक्के मिले थे। चांदी तांबे के छेद किए हुए सिक्के, छेद किए हुए सिक्के जो हैं, ये मौर्य वंश के स्रोत के बारे में जानकारी देते हैं।
अब कुछ क्वेश्चन ये पूछ लेता है, कहीं कहीं क्वेश्चन एक दो और बन जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है विशाख दत्त की जो पुस्तक अभी हमने ये मुद्रा राक्षस बताया, ये विशाख दत्त की पुस्तक कौन, मुद्रा राक्षस, इन्होंने जब ये पुस्तक लिखी तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इन्होंने ऋषभ शब्द का प्रयोग किया। किसका शब्द किया? ऋषभ शब्द का प्रयोग किया था उसमें। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ऋषभ शब्द का प्रयोग। और ये जब वृषल जो होता है, इसका दो अर्थ होता है। ये जब वृषल शब्द हो गया, इसका दो अर्थ हो जाता है, दो अर्थ हो जाता है। तो क्या क्या होता है उसको भी देख लें। पहला अर्थ जो हो गया धर्मलोपक, ये धर्मलोपक, यानी कि धर्मलोपक कहने का मतलब धर्म के प्रति उदासीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? धर्म के प्रति उदासीन। ये मुद्रा राक्षस के अनुसार आपको बता रहे हैं दोस्त, ठीक है ना। बाद में जो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा क्या क्या किया गया था, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये धर्म लोपक हो गए। दूसरा इनके द्वारा एक चीज जो हो गया, क्या कहा गया, वह सर्वश्रेष्ठ राजा कहा गया। किसका? जो वृषल का जो दो अर्थ है, ये सर्वश्रेष्ठ राजा हो गया, ठीक है। तो ये दो बातें हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस इनके द्वारा जो चीज है और क्या क्या किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दोस्तों हम लोग देखेंगे कि वहां पर तो हम लोग उतना पढ़ा। तो चंद्रगुप्त मौर्य का आपको देखिए, ये मौर्य इंपायर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। हालांकि ये 250 बीसी के आसपास जो मौर्य काल का था, देखिए यही कर्नाटक का ये ब्रह्मगिरी हो गया, ठीक है। और इधर देखिए कंधार तक हो गया, ये ग्रीक बैक्टीरियन हो गया। तो ये आपको पूरा मैं मौर्य कालीन जो नक्शा आप मौर्य कालीन जो है उसको भी मैंने आपको ये पूरे नक्शे के माध्यम से भी बता दिया दोस्त, ठीक है। और देखिए ये पश्चिम बंगाल इधर हो गया, इधर ये उत्तर में ये कश्मीर तक हो गया, और इधर जो है कर्नाटक तक ये हो गया, और इधर ये पूरा ईरान तक हो गया। तो ये मौर्य इंपायर का ये जो नक्शा है उसको भी हम आपको मैंने दिखा दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य से और दो चार चीज जो बच जाते हैं उसको भी हम लोग देख लें। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इन्होंने ये बाद में जो जब अंतिम में जीवन के अंतिम क्षणों में, यानी कि जब शासन में बैठे थे, तो इन्होंने इनके द्वारा एक धर्म अपनाया गया, यह जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे। जैन धर्म के अनुयायी बन गए कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और तो जब जैन धर्म की अनुयायी बन गए, तो दोस्त कोई भी जब धर्म अपनाया जाता है तो उसके कोई गुरु होते हैं। तो ये जैन धर्म की जो शिक्षा है, इसने किससे ली? तो गुरु भद्रबाहु जो है, गुरु भद्रबाहु, ये भाव रुकी अच्छे से मैं लिख लूं, ये गुरु भद्रबाहु, भद्रबाहु के द्वारा इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली। गुरु भद्रबाहु ने इनको जैन धर्म की शिक्षा दी। ये गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा यहाँ पर लिख दे रहे हैं। जैन धर्म की शिक्षा किससे ली? तो गुरु भद्रबाहु से ली। और अंतिम समय जो इन्होंने जो काटा था, वह कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान में इन्होंने बिताया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अंतिम जो इन्होंने अपना समय कहाँ पर बिताया दोस्त? तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला एक जगह है, वहीं पर इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया। और 298 ईसा पूर्व में, 298 ईस्वी पूर्व में इन्होंने उपवास द्वारा अपना प्राण जो है वो त्याग दिया। किसके द्वारा? उपवास द्वारा। उपवास द्वारा जो प्राण जो है इन्होंने त्याग दिया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो जैन धर्म के अनुयायी बने। गुरु भद्रबाहु से इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली। अंतिम समय में ये कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में ये अपना समय व्यतीत किए, और 298 ईस्वी पूर्व में उपवास द्वारा प्राण त्याग दिया। तो ये आपको मैं पूरा जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट जो है थोड़ा सा यहाँ भी देख ले दूसरा नंबर क्वेश्चन।
वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि साहित्यिक स्रोत में कई स्रोत थे जो जिससे मौर्य वंश का पता चलता था, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की बात की जा रही है। तो पाटलिपुत्रा के प्रशासन की जो बात जो है, यह ये इंडिका जो पुस्तक जो है दोस्त, यह मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो इंडिका है, ये किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक जो लिखी गई इंडिका। तो यह इसमें मौर्य जो है, मौर्यकालीन प्रशासन यानी पाटलिपुत्रा के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। तो थोड़ा सा हम इसको भी देख लें, इंडिका के बारे में देख लें। तो दोस्तों, इंडिका जो है पुस्तक जो है, यह मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। इंडिका जो पुस्तक जो है, यह मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। ठीक है। तो मेगास्थनीज जो है, ये मौर्यकालीन इतिहास के बारे में इनसे काफी जानकारी मिलती है और पाटलिपुत्रा के बारे में इन्होंने काफी बताया। इन्होंने ये बताया कि पाटलिपुत्रा जो है एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है, यानी कि विशाल किला से घिरा हुआ है पाटलिपुत्रा। ठीक है। और जिसमें क्या क्या थे दोस्तों, इसमें 570 दुर्ग थे। ठीक है। और 64 द्वार थे। किसमें? ये जो प्राचीर चारों तरफ से घिरा हुआ था, 570 दुर्ग और 64 द्वार थे। ठीक है। किसमें बात किया जा रहा है ये दोस्त? ये मेगास्थनीज की जो इंडिका जो लिखी गई है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। मकान जो थे, उस समय जो मकान जो पाटलिपुत्रा में थे, 2 मंजिल और 3 मंजिल थे। कौन कौन थे? ये 2 मंजिल और 3 मंजिल मकान थे। और 3 मंजिल मकान थे। तो 2 मंजिल 3 मंजिल मकान हो गए। तो अब देख ले कि ये मकान किस चीज का बना हुआ था। तो यह जो था दोस्तों, कच्ची ईंट और लकड़ी का बना हुआ था। कच्ची ईंट और लकड़ी का बना हुआ था, ये जो मकान बने हुए थे पाटलिपुत्रा में। ठीक है। राजा का महल भी जो था दोस्तों, यह यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का ये महल भी जो था, यह लकड़ी का बना हुआ था। राजा का महल भी जो है, यह काष्ठ यानी लकड़ी का बना हुआ था। काष्ठ का बना हुआ था। ठीक है। और उस पर पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था। ये जो महल जो है, पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था, यानी कि उस पर काफी पत्थर की नक्काशी जो की गई थी, नक्काशी की गई थी। तो ये मेगास्थनी जो है, एक और क्वेश्चन पूछता है। हमने तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता दिया। तो यह मेगास्थनी जो है दोस्तों, यह जो था, यह राज था जो मेगास्थनी जो है, यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। किसके शासन काल में आया था दोस्त? यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मेगास्थनी आया था। इन्होंने ही ये पुस्तक इंडिका लिखी जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन के बारे में ये उपलब्ध जो बातें हैं आपको बता दी। ठीक है। और एक क्वेश्चन और कभी कभी पूछ लिया जाता है, उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लें कि चंद्रगुप्त मौर्य और ये जो सेल्यूकस निकेटर के बारे में जो युद्ध हुआ था, उसका वर्णन जो है किसने किया था? तो दोस्तों, यह एपिनायस एक एपियानस नामक एक इतिहासकार जो थे, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर सेल्यूकस निकेटर के बारे में इन्होंने काफी, ये जो इनके बीच जो युद्ध हुआ, के बीच युद्ध हुआ, इसका वर्णन जो है, ये एपियानस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? तो इनके द्वारा किया गया। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। तो मेगास्थनीज की जहां तक बात थी दोस्त, तो ये जितने भी विदेशी यात्री अपने भारत देश में आए हैं, उनके लिए मैं अपने चैनल पर भारत में आए विदेशी यात्रियों से एक मैं बिल्कुल सेपरेट वीडियो बना दिया हूँ। तो जितने भी महत्वपूर्ण यात्री भारत में आए, तो उसको मैं वहां पर एकदम बिल्कुल विस्तार पूर्वक समझा दिया हूँ। तो आप लोग कृपया जाकर वो वीडियो देख लें और देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि ये कैसा आपको लगा वीडियो। तो आशा करते हैं कि वो वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल पर जितने भी अभी वीडियो पड़े हुए हैं,
वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब वाला जो प्यार जो है, ये चैनल को बहुत कम ही मिल रहा है आप लोग के द्वारा। तो उसको करने में आप कोई कमी मत कीजिए, और इधर से आप लोगों को कंटेंट देने में कोई कमी नहीं की जाएगी। एकदम बिल्कुल टॉप लेवल वाला कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो ये मेगास्थनीज के बारे में थोड़ा बहुत जो है, और इन्होंने पाटलिपुत्रा के बारे में क्या क्या कहा था, ये भी आपको मैंने बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। ये तो सारा थ्योरेटिकल पार्ट जो है इन्होंने उन लोगों ने देख लिया। अब हम लोग प्रश्न देखेंगे थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न आ गया। प्रश्न क्या है? अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे दोस्तों, किसके समकालीन थे? तो यह किसके समकालीन थे? तो यह चंद्रगुप्त के समकालीन थे। यही चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री ने थे ना दोस्त। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री जो थे, इनका क्या नाम था? इनका नाम चाणक्य था। क्या नाम था? चाणक्य था। ठीक है। और सब पुस्तक जो है ये चाणक्य के द्वारा लिखा गया। ये तो चाणक्य हम लोग और कौन कौन से नाम से जानते हैं, ये भी हम लोग थोड़ा सा देख लें। तो चाणक्य को हम लोग दोस्त कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ये कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं। विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो चाणक्य को हम लोग दो नाम से और जानते हैं। ये प्रधानमंत्री थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने जो ये अर्थशास्त्र पुस्तक की बात की जा रही है, ये अर्थशास्त्र पुस्तक की जो बात की जा रही है, ये इन्होंने इसमें राजनीति से, यानी कि ये अर्थशास्त्र कभी कभी पूछ देता है कि अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है किससे संबंधित है दोस्त। तो यह राजनीति से संबंधित है। ये अर्थशास्त्र वो वाला मत समझ लीजिए जो पैसा रुपए की बात की जाती है भारत में अर्थशास्त्र से, उससे नहीं, ये राजनीति से संबंधित है। ये कौटिल्य द्वारा लिखा गया पुस्तक अर्थशास्त्र जो है। ठीक है। और यह जो पुस्तक जो है, यह 15 अधिकरणों में विभाजित था। 15 अधिकरण में विभाजित था। कौन? यह अर्थशास्त्र पुस्तक जो है। ठीक है। तो इससे भी हम लोग थोड़ा सा, ये थोड़ा बहुत जो पॉइंट है उसको भी हम लोग देख लिए। और ये जो अशोक जो दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे और पूरा विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो पहले मैं आपको इससे क्वेश्चन जो संबंधित है वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये अर्थशास्त्र के लेखक के बारे में हम लोग देख लिए। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर आ गई, मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम बताइए। तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक है दोस्त, उसका क्या नाम है? देखिए ये इंडिका हो गया। विस्तार से हम लोगों ने देख लिया उन चीजों को, तो देखिए कितने चीजें आसान लगने लगी। ये मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है दोस्त? यह इंडिका हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो अभी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य भी था, विष्णुगुप्त भी था। तो देखिए ऑप्शन में विष्णुगुप्त है, तो विष्णुगुप्त इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो किस पहलू पर प्रकाश डाला गया दोस्त? अभी इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। ये राजनीतिक नीतियों पर ये हम लोगों ने प्रकाश डाले थे। किस पर? राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया था कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। चीजों को पहले थ्योरेटिकल रूप से समझ लेने से कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन करना तो। और यही मेरा आप लोगों के प्रति, यही मेरा सोच रहता है कि आप लोगों को कितना सरलता पूर्वक एकदम बिल्कुल सरल व्याख्या करके आप लोगों को क्वेश्चन को समझा दूं, ताकि जब आप लोग परीक्षा में बैठें तो बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ बैठें और कहीं किंतु परंतु की कोई गुंजाइश न रह जाए वहां पर। तो आप लोगों का जो काम है, वो है अपना जो काम, थोड़ा सा इस चैनल को ग्रो करने में जो है, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि इसमें कोई पैसा इसमें भी नहीं लगता है। और मैं भी आपको ये टॉप लेवल का जो कंटेंट दे रहा हूँ, इसके लिए भी कोई आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ। जहां पर जो पैसे से चार्ज करके जो पढ़ाया जा रहा है, उस वीडियो को और मैं जो दे रहा हूँ, इसको आप लोग एक बार कंपेयर करके देखिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो मैं वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, वो बिल्कुल ही टॉप लेवल का निकलेगा। ये आप लोग खुद ही देखकर अपने में समझ जाइएगा कि नहीं, सर के द्वारा ये बिल्कुल अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को और बड़ा बनाने में
और सभी दोस्तों के पास पहुंचाने में आप लोग एसके ग्लोबल जो क्लासेज है इसको बिल्कुल आप लोग सपोर्ट करते रहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे। तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य द्वारा रचित ये अर्थशास्त्र है, उसमें कौन कौन सा सप्तांग जो शामिल थे दोस्त? यह जो राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष जो थे, ये सप्तांग में ये शामिल थे। क्या क्या शामिल थे? राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष, ये सप्तांग में शामिल थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? ये है। तो देखिए अभी हम लोगों ने आपको बताया कि कौटिल्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र जो है यह 15 अधिकरणों में विभाजित है। कितने अधिकरणों में? 15 अधिकरणों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके पुस्तक में हुआ? किसके ग्रंथ में हुआ दोस्त? तो वह क्या ग्रंथ है? तो यही विशाख दत्त की जो पुस्तक जो हमने आप लोग को मुद्रा राक्षस जो बताया, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशेष विशेषण शब्द का भी प्रयोग किया गया था, यानी कि सर्वश्रेष्ठ राजा के रूप में प्रयोग किया गया था। तो विशिष्ट रूप से वर्णन ये विशाख दत्त की जो पुस्तक ये मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस जो थी उसमें ये सब वर्णन किया हुआ है। तो ये विशाख दत्त यहाँ पर सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो दोस्त ये सारा जो कहानी हमने आपको बताया, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य, इसको तो देखते ही आप लोग टिक लगा दीजिएगा। और ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, बैंक पीओ हो, बैंक क्लर्क हो, या बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, या उत्तर प्रदेश पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस के जो दरोगा की एग्जाम ली जाती है। तो ये जो सारा जो चीज है वो बिल्कुल सभी दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं दोस्त। अगर मेरा विश्वास नहीं हो तो आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देखिएगा कि मौर्य काल से जो क्वेश्चन उठाया गया होगा, बिल्कुल मैं जो आपको यहाँ 50+ जो क्वेश्चन कराऊंगा, ये बिल्कुल इसी से उठाया होगा। इससे बाहर कोई चीज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन पर जो विजय हासिल की थी दोस्त, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने ही ये दक्कन पर ये विजय हासिल की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये पॉइंट मैं आपको वहां पर बताना भूल गया कि दक्कन पर विजय वाली बात। ठीक है। तो दक्कन पर विजय जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो ये पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम राजधानी जो है तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनाई, क्योंकि इन्होंने ही जीत कर जो ये घनानंद का जो मगध साम्राज्य जो था उसको हराकर ये मगध के शासन पर जो बैठे, तो इन्होंने पाटलिपुत्रा को, यानी कि अभी उसको हम लोग पटना के नाम से जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सर्वप्रथम ये पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो हम लोग दो थोड़े देर पहले आपको जो डिस्कशन बताए थे चंद्रगुप्त वाला, उसमें हम लोग क्या देखे थे कि चंद्रगुप्त यानी कि राजा का महल जो था वो भी लकड़ी का बना हुआ था। और ये किसमें लिखा हुआ था दो? तो वो जो मेगास्थनीज की जो पुस्तक इंडिका थी, उसी में ये लिखा हुआ था कि राजा का महल जो था ये कच्चे ईंटों एवं लकड़ी का बना हुआ था, और पत्थर की नक्काशी से उसको अलंकृत किया गया था। तो इसको हम लोगों ने देख लिया है, तो लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ है। तो यह किस अभिलेख के द्वारा यह किया गया दोस्त? तो यह रुद्र दमन का जो जूनागढ़ अभिलेख जो है, इसी में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है यह पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। कहाँ तक फैला हुआ था? पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो रुद्र दमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें ये बातें कही गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। तो यह प्रथम भारतीय जो साम्राज्य की जो स्थापना है, इसका श्रेय यह चंद्रगुप्त मौर्य को ही दिया जाता है। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये भी हम लोगों ने देख लिया
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो हम लोगों ने वहीं पर डिस्कशन में दिखाया, आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को जो पराजित जो किया, वो 305 ईस्वी पूर्व में इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया और उसकी पुत्री हेलेना यानी कार्नेलिया से शादी भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 जो है, प्राचीन भारत का वो प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया। तो जैन धर्म को अपनाया, ये भी चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया। और किससे शिक्षा ली थी, ये भी आपको बात बताई। तो जैन धर्म के जो गुरु भद्रबाहु थे, उसी से इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को जो प्रश्न वो बनते हैं, उसका थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग अगर अच्छे से समझ जाते हैं, तो क्वेश्चन जो है बिल्कुल हम लोग के दिमाग में छप सा जाता है। और हम लोग का जो गलती करने का जो गुंजाइश है, वो बिल्कुल नाम मात्र यानी कि जीरो हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, किसके शासन काल में डायमेकस यानी कि डिमेकस भारत आया था? तो यह डायमेकस जो है किसके शासन काल में आया था दोस्त? तो यह जो आया, यह बिंदुसार के शासन काल में आया। किसके शासन काल में आया? तो यह बिंदुसार के शासन काल में आया। अब थोड़ा सा हम लोग बिंदुसार के बारे में भी हम लोग देख लें। तो यह बिंदुसार जो थे, यह चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ठीक है, क्या थे? पुत्र थे या उत्तराधिकारी कह लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी। यानी कि जब उनका जो चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में हो गया, तो यह बिंदुसार जो है, यह मगध साम्राज्य के राजगद्दी पर बैठे। यह 298 में, 298 ईस्वी पूर्व में मगध की, अच्छे से मैं लिख दूं इसको, बिंदुसार जो है 298 ईस्वी पूर्व, यानी कि जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई 298 में, 298 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठे। कौन? ये बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर बैठे। ठीक है। और इन्हीं को, ये चंद्र बिंदुसार जो है, इनको एक और नाम से जाना जाता है। और वह नाम क्या है दोस्तों? इन्हीं को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। किसको? बिंदुसार को। अमित्र घात बोलने का मतलब ये हुआ कि शत्रु विनाशक। क्या हो जाएगा? शत्रु विनाशक। किनको? बिंदुसार को। ठीक है, शत्रु विनाशक के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या थे दोस्तों? यह आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। क्या थे? यह आजीवक जो संप्रदाय होता है, आजीवक संप्रदाय के यह अनुयायी थे। पहला नंबर तो ये बेटे किसके थे? तो अशोक के बेटे थे। ठीक है। और अशोक और दुर्धरा यानी कि जो खना नाम की पुत्री थी, ये भी हम लोग देख लेंगे कि पिताजी का नाम तो इनके हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। किसके? बिंदुसार के। चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। और माता का नाम जो हो गया, क्या हो गया अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन में, तो ये माता का नाम इनकी दुर्धरा हो गई। किसके? बिंदुसार के। ठीक है, माता का नाम दुर्धरा हो गया। ठीक है। आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। कौन? बिंदुसार हो गए। ठीक है। अब इनको एक और जैन धर्म में इनको श्री सेन कहा गया। ठीक है। इनको और क्या कहा गया? जैन धर्म में जो है, इनको सिंह सेन की, सिंह सेन से पुकारा गया, सिंह सेन कहा गया। किसको? बिंदुसार को। और वायु पुराण में इनको भद्रसार कहा गया। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ दोस्त। वायु पुराण के अनुसार इनको क्या कहा गया? भद्रसार कहा गया। वायु पुराण में इनको भद्रसार कहा गया। भद्रसार यानी कि वारिसार, वारिसार कहा गया। ठीक है। तो अब हम लोग, क्वेश्चन जो था ये डाइमेकस, तो डाइमेकस जो था, ये कौन थे दोस्त? ये सीरिया नरेश, यह सीरिया नरेश, एंटियोकस,
एंटियोक प्रथम के राजदूत थे। कौन? राजदूत थे कौन? यह डाइमेकस जो था। ठीक है, डाइमेकस जो था, ये थोड़ा सा जल्दीबाजी में मैं दोस्त इसलिए लिखने लगता हूँ कि आप लोग का जो ये वीडियो है काफी ज्यादा देर तक ना जाए। तो डाइमेकस जो था, यह सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत था। ठीक है, और यह बिंदुसार जो थे, इनसे एक और रोचक जानकारी जो जुड़ी है इस इन चीजों से, तो इन्होंने सीरिया नरेश एंटियोकस से कुछ चीजें मंगाई थी। क्या क्या मंगाई थी? मदिरा मंगाया था। ठीक है, सूखी अंजीर के लिए बोला था, सूखी अंजीर। ठीक है, और एक दार्शनिक मांगे थे। एक दार्शनिक की मांग जो है, ये सीरिया नरेश एंटियोकस से किए थे। कौन? बिंदुसार किए थे। तो सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम ने जो था, वह मदिरा भी दे दिया, सूखी अंजीर भी दे दी, और जो चीजें इनके द्वारा मांगी गई उसको भी इन्होंने दे दिया। लेकिन ये जो दार्शनिक वाली बात जो हुई, वहां के सीरिया के नियम कानून रीति रिवाजों के अनुसार, ये दार्शनिक को देना खरीदना बेचना सब मना था। तो इन्होंने दार्शनिक को देने से मना कर दिया। बाकी ये मदिरा सूखी अंजीर जो है, इन्होंने बिंदुसार को भिजवा दिया था। कौन? सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम ने। और ये जो सारी बातें जो हैं, यह अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए, यह किसके द्वारा कहा गया था कि ये बिंदुसार अमुक अमुक बातें किया था, तो यह एथीनियस एक आते हैं। एथीनियस के अनुसार ही यह सारी बातें कही गई। एथीनियस के अनुसार ही ये कहा गया कि बिंदुसार ने सीरिया नरेश एंटियोकस के से ये मदिरा सूखी अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी। तो क्वेश्चन में अगर ये भी पूछे, तो इसको भी आपको गलत नहीं करना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो ये जो था, यह बिंदुसार से जो संबंधित बातें थी, वो आपको मैं बता दिया। और हम लोग एमसीक्यू आगे देखेंगे, यानी कि आगे प्रश्न को देखेंगे। देखिए यहाँ पर आ गया, क्वेश्चन आ गया। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो किसने किया था दोस्त? तो यही ना अभी हम आप लोग को बात बता रहे थे। तो ये जो थे, यह बिंदुसार ने ही इन सारी चीजों को कहा था। किसने कहा था? बिंदुसार ने। और बिंदुसार के समय में एक और चीज जरूर देखेंगे कि एक विद्रोह जो हुआ था, एक महत्वपूर्ण जो विद्रोह हुआ था बिंदुसार के समय में, विद्रोह हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। ये तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था, तो इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र, जो सबसे बड़े पुत्र थे, बड़े पुत्र सुसीम, क्या नाम था उसका? सुसीम जो था, इनको भेजा था विद्रोह को, लेकिन इनसे विद्रोह दबा नहीं। तो बाद में इनके जो इससे छोटे पुत्र थे, उन्हीं का नाम महान सम्राट अशोक जो थे, ये अशोक को भेजा, अशोक को भेजा था तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ था। तो अशोक ने उस विद्रोह को काफी एकदम प्रमणता पूर्वक उसको दबा दिया, जो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। तो अशोक को भेजा, बड़े पुत्र पहले सुसीम को भेजा, फिर अशोक को भेजा। तो यह भी बातें जो है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है, देखिए 21 आ गया वही क्वेश्चन। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था दोस्त? तो यह अशोक को कहाँ भेजा था? तो अभी तो हमने आपको बता दिया कहाँ पर, ये जो तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था, इसी को कुचलने के लिए जो है बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। पहले सुसीम को भेजा, लेकिन बाद में अशोक को भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अशोक जो है, अशोक के बारे में थोड़ा सा अब हम लोग देख लें, क्योंकि अशोक से काफी जो बातें हैं यहाँ पर रिलेटेड हैं। तो तक्षशिला का विद्रोह तो अशोक के द्वारा दबा दिया गया। और अशोक के बारे में जो थोड़ा सा बात हम लोग करेंगे, क्योंकि जो उनके बड़े पुत्र सुसीम जो थे, उसके बारे में बहुत अधिक जानकारी और बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है उनसे। तो अशोक के थोड़ा सा हम लोग देख लें। तो अशोक को सबसे पहले तो देख लें कि इनको एक अन्य नाम जो है, देवान प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। किससे नाम से जाना जाता था? देवान प्रियदर्शी के नाम से जाना गया। यह जो थे, 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राज गद्दी पर बैठे।
269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठे। मगध की राजगद्दी पर बैठे, यानी कि बिंदुसार के बाद जो है यह 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठे। ठीक है। और राजगद्दी पर बैठने के समय में इनको, यह सबसे पहले क्या थे, राजगद्दी पर बैठते समय जो थे, यह उज्जैन के गवर्नर थे। क्या थे? यह उज्जैन के गवर्नर थे। उज्जैन के गवर्नर थे। कौन? अशोक जो थे उज्जैन के गवर्नर थे राजगद्दी पर बैठते समय मगध के। वही उज्जैन जिसको हम लोग अवंतिका भी कहते हैं। उज्जैन को अवंतिका भी कहते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि मगध की राजगद्दी पर जब अशोक बैठ रहे थे तो उस समय वो कहाँ के गवर्नर थे, या कहाँ के, उनको क्या पोस्ट दिया गया था? तो यह उज्जैन के गवर्नर थे या अवंतिका के गवर्नर। उज्जैन अवंतिका दोनों एक ही बात हुई। और ये जब इनका 269 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठे तो राज्याभिषेक जब इनको हो गया, यानी कि जब राज अभिषेक इनका हो गया, उसके 8वें बरस, 8वें बरस में 261 ईस्वी पूर्व, यानी 269 में बैठे, और 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कालीन पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? कालीन पर आक्रमण किया। किसने? अशोक ने। ठीक है। और उसकी राजधानी जो थी तोसली पर अधिकार कर लिया। राजधानी कालीन की तोसली पर अधिकार कर लिया। तो ये भी एक पॉइंट बन जाता है कि कालीन की राजधानी कहाँ थी, तो तोसली थी। तोसली पर अधिकार कर लिया गया। इस जो कालीन का जो युद्ध हुआ था दोस्त, यह कालीन का जो वार हुआ था, वार ऑफ कालिंगा जो हुआ था, यह काफी भयानक अपने आप में युद्ध था। काफी योद्धाएं जो है दोनों तरफ के मारे गए थे। सबसे ज्यादा कालीन की तरफ के मारे गए। तो ये जो इतना घमासान युद्ध हुआ और ये रक्तपात हुआ, तो उस रक्तपात को देखकर जो अशोक थे, इनका जो था वो हृदय परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? ये हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन हो गया। किनका? अशोक का। क्या हृदय परिवर्तन हो गया कि अब वो युद्ध करना नहीं चाहते थे। और जब जो हृदय परिवर्तन हुआ, इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ले ली। किससे ले ली? बौद्ध धर्म की शिक्षा ले ली। यानी कि अब अहिंसा के राह पर वो बिल्कुल उतर गए। किसके राह पर उतर गए? अहिंसा की राह पर। बौद्ध धर्म के अनुयायी भी, अनुयायी हो गए। बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। ये शिक्षा है। तो जब बौद्ध धर्म की शिक्षा ली तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि बौद्ध धर्म की जो शिक्षा जो अशोक ने ली, किससे ली थी? तो यह उपगुप्त से ली थी। किससे ली थी? उपगुप्त। उपगुप्त जो है, इन्होंने, ये क्या थे? एक बौद्ध भिक्षु थे। उपगुप्त जो थे एक बौद्ध भिक्षु थे, जिन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी? उपगुप्त ने दी। अशोक के द्वारा और क्या क्या काम किया गया, थोड़ा सा उसको और हम लोग देख लेंगे। तो अशोक के द्वारा एक और काम किया गया। इन्होंने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफा का निर्माण कराया। आजीविकों को रहने के लिए, आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफा का निर्माण कराया। ठीक है। 4 गुफा का निर्माण कराया। अब हम लोग थोड़ा सा ये देख लें कि उस गुफा का नाम क्या क्या था। तो उस गुफा का नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो पहले गुफा का नाम तो जो था वो तो यह कर्ज था। दूसरे का नाम क्या था? चोपार था। तीसरे का नाम क्या था? सुदामा था। और चौथे जो गुफा का नाम क्या था? वह विश्व झोपड़ी था। विश्व झोपड़ी। तो इन्होंने बराबर की जो बराबर की पहाड़ियों पर आजीविकों को रहने के लिए इन्होंने 4 गुफा का निर्माण किया। क्यों किया था वो? चूंकि ये बिंदुसार को हम लोग देखेंगे तो इनके पिता जो बिंदुसार थे वो आजीवक संप्रदाय से आते थे। और उन्होंने काफी इन लोगों को मतलब एक तरह से सपोर्ट किया था। तो उन्हीं आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफा का निर्माण कराया, अशोक के द्वारा कराया गया।
सम्राट अशोक के बारे में और थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। तो सम्राट अशोक जो है, इनका नेक्स्ट हम लोग, अब हम लोग थोड़ा सा और देख लें कि अशोक के बारे में और क्या क्या जो चीजें हैं वह, हमने चारों लिपियों को तो देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि इनकी शिलालेखों की खोज जो है, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी, तो अशोक के शिलालेखों की जो खोज जो है दोस्त, यह फैनथेलर के द्वारा की गई। किसके द्वारा? ये फैनथेलर जो है, ये फैनथेलर के द्वारा की गई। और कब की गई थी? तो यह 1750 ईस्वी में की गई। ठीक है। तो अशोक के शिलालेखों की खोज जो है, ये फैनथेलर के द्वारा की गई। और अशोक के जो अभिलेख जो हैं, इन्होंने 14 शिलालेख जो है, अशोक के जो है, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कितने शिलालेख अशोक के मिले हैं, तो अशोक के 14 जो शिलालेख मिले हैं। क्या मिले हैं? 14 शिलालेख मिले हैं। और 7 स्तंभ लेख मिले हैं। क्या? 7 स्तंभ लेख मिले हैं। ठीक है। तो शिलालेखों की जो बात हुई, तो अशोक के जितने भी ये अभिलेख हो गए, 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख जो हो गए, इसकी जो खोज तो सब सर्वप्रथम हम लोग देख लिए कि फैन टेलर ने 1750 में की। लेकिन ये जो पढ़ने का जो ये क्या क्या कैसे कैसे क्या लिखा हुआ है, तो ये जो पढ़ने का जो सर्वप्रथम जो श्रेय है जो है, तो ये जेम्स प्रिंसेप का नाम हम लोग सुने हैं। ये जेम्स प्रिंसेप जो थे, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता पाई थी सबसे पहले। इनकी लिपियों को, यानी कि अशोक की लिपि जो है, इनको पढ़ने में जो है, किसको सफलता मिली दोस्त? तो यह जेम्स प्रिंसेप जो है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता पाई। पढ़ने में सफलता पाई अशोक के लिपियों को। जेम्स प्रिंसेप पढ़ने में सफलता पाई। ये कब पाई थी दोस्तों? तो यह 1837 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले अशोक के लिपियों को पढ़ा था। तो अशोक के ये जो 7 स्तंभ लेख जो हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लें कि अशोक के ये जो 7 स्तंभ लेख जो हैं, ये कौन कौन से दोस्त थे। तो पहला जो स्तंभ लेख हो गया, यह प्रयाग स्तंभ लेख हो गया। प्रयाग स्तंभ लेख हो गया। दूसरा जो हो गया, दिल्ली टोपरा हो गया। थोड़ा सा हम लोग देखते जाएं कि कहाँ कहाँ से मिला था। तो यह प्रयाग स्तंभ लेख जो है, यह इलाहाबाद किला से मिला। कहाँ से मिला? इलाहाबाद किला से मिला। ठीक है। दिल्ली टोपरा जो है, यह दिल्ली में मिला। तीसरा हम लोग स्तंभ, ये स्तंभ लेख की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्त। यह स्तंभ लेख की जो बात कर रहे हैं, 7 स्तंभ लेख, उसको हम लोग देख रहे हैं। 14 शिला लेखों जो है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो दिल्ली टोपरा जो हो गया, ये दिल्ली से हो गया। एक दिल्ली मेरठ जो हो गया, दिल्ली मेरठ जो हो गया, यह भी दिल्ली से मिला। हमारे कहने का मतलब ये है दोस्त कि ये जो प्रयाग स्तंभ लेख जो है, ये प्रयाग स्तंभ लेख जो है, तो यह तो सर्वप्रथम जो था, यह कौशाम्बी में यह स्थित था। कहाँ पर था? अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ये पहले कहाँ था, तो यह जो प्रयाग स्तंभ लेख जो था, यह कौशाम्बी में सबसे पहले था। लेकिन इस स्तंभ लेख को अकबर के द्वारा इलाहाबाद के किले में स्थापित किया गया था। इसलिए जो अभिलेख जो है, यह इलाहाबाद किला में मिला। दिल्ली टोपरा से अगर संबंधित है, तो यह जो स्तंभ अभिलेख जो है दोस्त, यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली में लाया गया। कहाँ से? यह टोपरा से दिल्ली में लाया गया। इसलिए इसका जो शख्स जो है, ये दिल्ली से मिला। और ये दिल्ली मेरठ जो है, तो दिल्ली मेरठ कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो शिलालेख पहले जो था, पहले मेरठ में यह स्थित शिलालेख था, लेकिन फिरोज शाह के द्वारा यह दिल्ली लाया गया था। तो हम आपको पूरे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर बता दे रहे हैं। उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस इसको थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग देख ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। और और सबसे, अब देखिए, अब यहाँ से फेमस अभिलेखों की जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, एक हो गया रामपुरवा हो गया। 4 नंबर जो है, यह रामपुरवा अभिलेख जो हो गया। तो यह जो रामपुरवा जो अभिलेख है दोस्तों, अभी जो है, यह चंपारण में स्थित है। चंपारण, ये चंपारण कहाँ है दोस्त? तो यह चंपारण बिहार में है।
ठीक है। तो यह स्तंभ अभिलेख जो है चंपारण बिहार में स्थापित है और इसकी खोज जो है 1872 ईस्वी में 1872 ईस्वी में एक करलायल जो थे, इन्होंने करलायल जो 1872 ईस्वी में रामपुरवा जो स्तंभ लेख है उसकी खोज की। 5 नंबर हम लोग देख लेंगे लौरिया अरेराज। ये लौरिया अरेराज, ये दुर्ग कहाँ पर है? ये भी चंपारण में है। कहाँ पर है? चंपारण में है। चंपारण बिहार में हो गया। 6 नंबर जो है लौरिया नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़, ये कहाँ पर पाया गया? तो ये भी दो चंपारण में ही पाया गया, जो कि बिहार में है। ठीक है। तो ये 7 अभिलेख जो हैं, और कभी क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि वह कौन सा स्तंभ लेख है जिसमें मोर का चित्र बना हुआ है, तो यही जो लौरिया नंदनगढ़ जो स्तंभ लेख है, इसी में मोर का जो चित्र है इसी में बना हुआ है। किसमें? मोर का जो चित्र है ये लौरिया नंदनगढ़ जो चंपारण में मिला है, इसी में मिला है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि ये तो हम लोगों ने स्तंभ लेखों के बारे में बात कर ली कि ये स्तंभ कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो थोड़ा सा अगर हम लोग देख लें इसके बारे में कि ये जो उनके द्वारा 13 शिलालेखों का जो वर्णन किया गया, 14 शिलालेखों का, तो वो 14 शिलालेख कौन कौन से हैं? तो 14 शिलालेखों के बारे में देख लेंगे। पूरा हम लोग नहीं देखेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको भी देख लेंगे हम लोग। 14 शिलालेख जो हो गए, 14 शिलालेखों में पहला जो शिलालेख हो गया दोस्त, वह क्या थी करता है? ये पहला शिलालेख जो हो गया, ये प्रथम जो हो गया, इसमें क्या की गई? पशु बलि की निंदा की गई थी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पशु बलि की निंदा अशोक के किस शिलालेख में की गई थी? तो ये पहले शिलालेख हो गई, यहाँ पर शिलालेख लिख रहे हैं, ये पहला शिलालेख हो गया। तो पशु बलि की निंदा जो है ये पहला शिलालेख में हो गया। अब हम लोग देख लेंगे कि मनुष्य और पशु की जो चिकित्सा की व्यवस्था जो है यह दूसरा अभिलेख में मिला था। दूसरा अभिलेख हम लोग देख लेंगे, पशु एवं मनुष्य की चिकित्सा की व्यवस्था। पशु एवं मनुष्य की चिकित्सा व्यवस्था कहाँ पर मिला था? यह दूसरा अभिलेख में मिला। अब हम लोग एक धम का जो होता है, धम की जो धम कहाँ पर मिला था? तो चौथा अभिलेख जो है, चौथा अभिलेख को हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। चौथा अभिलेख में यह धम घोष की घोषणा की गई थी। ये धम जो उनके द्वारा चलाया गया था, तो धम घोष की जो घोषणा जो है यह चौथा अभिलेख में किया गया। ठीक है। और हम लोग देखेंगे 7वां एवं 8वां शिलालेख देख लेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट है वो आपको दोस्त बता रहा हूँ। 7वां एवं, जिससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो 7वां एवं 8वां जो शिलालेख है उसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है। अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है। यह यात्राओं का तीर्थ यात्राओं का उल्लेख जो है यह इसमें मिलता है 7वां एवं 8वां में। अब हम लोग देख लेंगे 7वां 8वां तो हो गया। अब जो धम की अगर व्याख्या जो पूछी जाए कि धम की व्याख्या किसमें की गई, तो इसको दोस्त इंपॉर्टेंट आप लोग लिख लीजिए। यह तो था धम घोष की घोषणा की गई थी, लेकिन यह जो 11वां जो अभिलेख है, 11वां यानी कि 11वां जो अब शिलालेख जो है, ये काफी जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें ही धम की व्याख्या की गई है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि धम की व्याख्या जो है कहाँ पर की गई, तो अशोक के 11वां शिलालेख में की गई। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और आ गया, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में कर लीजिए, इसको इम्पोर्टेंट कर लिए। तो वह कौन सा है दोस्त? तो यह 13वां शिलालेख हो गया। 13वां शिलालेख हो गया। तो 13वां जो शिलालेख हो गया, तो दोस्तों जो हमने बताया था कि अशोक के जो राज सिंहासन संभालने के 8वें वर्ष में ही इन्होंने
कालीन पर आक्रमण किया था और उसकी राजधानी तोसली पर जो कब्जा कर लिया था, इसमें काफी रक्तपात हुआ था। तो इन्हीं सब चीजों से इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इसमें जो है 13वां शिलालेख जो है बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध की वर्णन जो है ये किस अभिलेख में मिला। तो यह जो कलिंग युद्ध का वर्णन जो है, ये कलिंग युद्ध का जो वर्णन है, यह अशोक के 13वां शिलालेख में मिलता है। और कलिंग युद्ध का वर्णन एवं हृदय परिवर्तन जो है, ये हृदय ये हृदय परिवर्तन की जो बात हो गई, ते- हृदय परिवर्तन हृदय परिवर्तन की जो बात कही गई, ये सब ये सब 13वां शिलालेख में ये सब 13वां शिलालेख में इन सब चीजों का वर्णन है। इसी में पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन है। इसका 13वां शिलालेख में ही पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन जो है, यह 13वां शिलालेख में हो गया। ठीक है। तो पहला हम लोग देखे पशु बलि की निंदा की गई। दूसरा अभिलेख पशु एवं मनुष्य चिकित्सा व्यवस्था की गई। चौथा हम लोग जो इम्पोर्टेंट देखे थे, इसमें भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई। ये भेरी घोष की जगह पर धम घोष की घोषणा की गई थी। यह भेरी घोष की जगह पर धम घोष की घोषणा की गई। सातवां एवं आठवां अभिलेख जो है, अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख जो है, ये सारा जो है इम्पोर्टेंट है। ये सारा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इससे ही पूछे जाते हैं। ठीक है। बताने के लिए तो दोस्त मैं आपको 14 अभिलेख यहीं पर बता देता, शिलालेख जो है, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाता और आप लोगों को कम समय में ज्यादा आप लोगों को अच्छे से जानकारी मिल जाए। क्योंकि अभी इसके बाद हम आपको एमसीक्यू भी कराएंगे, इससे जितने भी संबंधित अशोक से प्रश्न हैं वो भी आपको कराना है। तो ये सब सारी चीजें जो हो गई, यह अशोक से संबंधित हो गई। तो अब हम लोग देख लेंगे, ये इम्पोर्टेंट जो प्रश्न इससे बनते हैं वो हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देख लेंगे कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था दोस्त। तो बिंदुसार की मृत्यु के समय जो अशोक जो था, यह कहाँ का गवर्नर था दोस्त। तो यह अशोक जो था, यह उज्जैन का गवर्नर था। यानी अवंतिका, वही अवंतिका उज्जैन का गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 23। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। तो मौर्य काल में सीता जो है, उसका क्या तात्पर्य था। तो यह राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय जो होती थी, उसी को हम लोग सीता कहते थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 24। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी। तो दो, यह कई इतिहासकारों के द्वारा इस पर तो थोड़ा सा एक साथ उन लोगों का मंतव्य नहीं मिल पाता है। लेकिन यह जो सुसीम की हत्या वाली जो बात हो गई, यह अशोक के ही द्वारा कहा जाता है कि अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की और मगध के राज सिंहासन पर बैठा। और इन्होंने अपने और कई भाइयों को मारकर वहीं पर पाटलिपुत्रा में कुआं था, उसी में सबको फेंकवा दिया था। तो ये सब कई इतिहासकारों के द्वारा ये बात मानी जाती है, कईयों के द्वारा नहीं मानी जाती है। तो ये बड़ी भाई सुसीम की हत्या करके ये अशोक जो है मगध के राज सिंहासन पर बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। तो सम्राट अशोक की वह पत्नी जो थी, वो कौन थी दोस्त। तो यह कारुवाकी जो थी, यह पत्नी जो है अशोक को काफी प्रभावित किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी जी था। तो हम लोगों ने अशोक के बारे में जब हम लोगों ने जानना शुरू में चालू किया था, तो वहीं पर स्टार्ट में ही आपको बता दिए थे कि अशोक का ही हम लोग देवान प्रियदर्शी के नाम से भी जाने जाते थे अशोक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 27। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो अशोक का जो उत्तराधिकारी की अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये अशोक के पुत्र कुणाल जो थे, यही अशोक के उत्तराधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो दोस्तों, हम लोग आप लोगों को मौर्य साम्राज्य के बारे में जो विस्तार के बारे में बताए थे, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था,
उसमें हम लोग देखेंगे जो श्रीलंका जो था यह मौर्यकालीन साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहा था दोस्त। देखिए क्वेश्चन को हम लोग अगर पहले ही थ्योरी के माध्यम से समझ लेते हैं, पूरे मौर्य वंश को हम लोगों ने पहले थ्योरी के माध्यम से समझा और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो चीजें कितना आसान हो जाती है। क्योंकि ये सारा जो चीज था ये मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, कालीन में भी सम्मिलित था, बिहार तो मगध में शासन हो ही रहा था, अफगानिस्तान तक भी शासन था, लेकिन श्रीलंका में मौर्य साम्राज्य स्थापित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो ये दोस्त काफी फेमस जो बात है, ये अशोक के बारे में ही रहता था। ये काफी जो थे अपने जनता से लगाव था। इन्होंने कहा था चाहे मैं सोता रहूं, चाहे कोई भी महत्वपूर्ण काम करता रहूं, अगर कोई भी जनता को जरूरत पड़े तो ये अपने दरबारों को बोल दिए थे कि आप लोग आकर तुरंत इसकी सूचना मुझे दीजिएगा, ताकि मैं उसको तत्काल रूप से सहायता कर सकूं। तो ये अशोक के बारे में ये बातें जो है ये कही जाती है। 30 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो वह कौन सा अब व्यक्तिगत अभिलेख जो है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यह मास्की एवं गुजरा का जो अभिलेख शुरू में ही आपको बताए थे, इसी में अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 31, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो ये भी हम लोगों ने थ्योरी के माध्यम से देख लिया था। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संमित्रा दोनों को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए भेजा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो करेक्ट हो गया, क्योंकि महेंद्र और संमित्रा दोनों को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 जो है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? अशोक के समकालीन जो ये राजा तुर्मय जो था, यह कहाँ का राजा था दोस्त? तो यह जो था यह मिस्र का राजा था। कहाँ का राजा था? मिस्र का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 33, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कालीन को जीतने के बाद क्या किया था? तो कालीन जब युद्ध हुआ था तो 261 में ही आपको बात बताए थे कि भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए अशोक के द्वारा त्याग दिया गया और बौद्ध धर्म को अपना लिया गया। किसको अपना लिया गया? ये बौद्ध धर्म को अपना लिया गया। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। ठीक है। और यह किसके द्वारा शिक्षा लिए थे? बौद्ध धर्म की शिक्षा जो किससे ली थी? तो यह उपगुप्त से ली थी। किससे ली थी? उपगुप्त से ली थी। ये भी बात हमने आपको बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कालीन युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ये भी आप लोगों को जो महत्वपूर्ण शिलालेख बता रहे थे, तो ये 13वां जो शिलालेख आप लोगों को बताया था, 13वां शिलालेख में ही कालीन युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन जो है अशोक के शिलालेख में है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है दोस्त? तो यह जो हो जाएगा, यह कालीन का जो पृथक अभिलेख था, इसमें ही घोषणा और युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट जो है, यह कालीन का जो पृथक शिलालेख है, इसमें ही किया गया था। कौन सा? कालीन का पृथक शिलालेख जो है। तो पृथक शिलालेखों के बारे में हमने इसलिए नहीं बताया उतना कि इससे क्वेश्चन बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन अगर उतना मैं बताता चलूं तो वीडियो जो है काफी बड़ा हो जाएगा और बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? तो किस प्राकृत का प्रयोग किया था दो? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्धमागधी। ये प्राकृत का प्रयोग किया था। किस प्राकृत का प्रयोग किया? अर्धमागधी प्राकृत का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 37, निम्नलिखित में किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो अशोक का जो शिलालेख जो है यह कहाँ कहाँ पाया गया और कहाँ-कहाँ नहीं पाया गया। तो अशोक का शिलालेख जब हम आपको बता रहे थे, तो इसमें एक पाटलिपुत्रा ये जगह जो थी जहाँ पर इनका राजधानी था, ये पाटलिपुत्रा में ही शिलालेख नहीं मिले हैं। बाकी गिरनार से भी मिला, कंधार से भी मिला, टोपरा से भी मिला। तो इससे स्पष्ट क्या होता है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा
ये ये पाटलिपुत्र इसका सही जवाब हो जाएगा कि पाटलिपुत्रा ही एक ऐसा शहर है इसमें इस चारों ऑप्शनों में जहां से अशोक का शिलालेख नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 38 है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन कौन सा है, इसको भी हम लोगों ने थ्योरी के माध्यम से देख लिया था। तो ये कौन सा है दोस्त, यह प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इसी तरह का वीडियो जो है हमारे चैनल पर बिल्कुल सरलता पूर्वक आपको समझाया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इन वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगता है और आपके द्वारा उतना प्यार नहीं दिखाया जा रहा है इस चैनल पर। तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके अपना प्यार जो है इस चैनल को दिखाते रहिए। और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का एकदम बिल्कुल महत्वपूर्ण जो है आप लोग को वीडियो मैं इसी चैनल पर लाता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 39 जो है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो उत्तरांचल में कौन सा शिलालेख स्थित है दोस्तों, तो यह कौन सा है, यह कालसी जो है, यह कालसी एक जगह है, वहीं पर अशोक का एक शिलालेख जो है वहां पर पाया गया है। वही उत्तरांचल जो उत्तराखंड में अभी परिवर्तित हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो ये भी आपको दोस्त बता दिए थे, यह जेम्स प्रिंसेप जो थे, यही सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। किसने पढ़ा था, अशोक के शिलालेखों को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और ये कब पढ़ा था दोस्त, तो यह 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अगर क्वेश्चन पूछे तो इसको भी हमने आप थ्योरी के माध्यम से बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल जो है कौन कौन सा शिलालेख जो है यह संगम राज्य के बारे में बताते हैं दोस्त। तो यह जो हो जाएगा, यह जो दूसरा और तेरहवां जो 13वां शिलालेख जो हो गया, यह संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं। 13वां शिलालेख के बारे में हम लोगों ने आपको बताया था दोस्त कि अशोक का जो पड़ोसी राजाओं का वर्णन जो है यह 13वां अभिलेख में इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 42, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। तो अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वह शिलालेख ही है। यह शिलालेख के माध्यम से ही अशोक के बारे में हम लोग भरपूर जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है। तो यह आपको हमने बताया था कि अशोक का नाम, अशोक जो है यह मास्की एवं गुजरात, जो ये मास्की एवं गुजरात जो है इसी में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो 43 का जो आंसर हो जाएगा, यह आंसर ए हो जाएगा गुजरात में, क्योंकि यहाँ पर मास्की जो है ऑप्शन में नहीं है। तो गुजरात की मास्की में ही अशोक का नाम अशोक प्रयुक्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, सांची किस कला का मूर्ति का निरूपण है। तो दोस्त देखिए, मैं एक चीज यहाँ पर बताना थ्योरी पार्ट में भुला गया था कि सांची का जो स्तूप का जो निर्माण जो है यह अशोक के द्वारा ही कराया गया था। और यह किस कला का मूर्ति का निरूपण है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह जैन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा दोस्त, यह जैन का हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा, सांची जो स्तूप है यह जैन धर्म से संबंधित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। ये बराबर यानी कि जहानाबाद जिला में जो चार गुफाओं का हमने आपको बताया था कि ये चार गुफा का निर्माण जो आजीविकों को रहने के लिए किया था, उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। तो यह आजीविकों को हमने बताया था दोस्त कि अशोक ने ही ये आजीविकों को रहने के लिए अरावल की पहाड़ियों पर चार गुफाओं का निर्माण कराया था। जो गुफा कौन कौन था दोस्त, तो पहला कर्द था, दूसरा चौपार था, तीसरा सुदामा था और चौथा विश्व झोपड़ी के नाम से जाना गया था। तो इसको हमने पहले ही आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है। तो मौर्य कला का सबसे अच्छा जो नमूना, इसकी अगर बात की जाए तो यह जो हो जाएगा दोस्त, यह स्तंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्तंभ जो पाया गया यह मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना जो है। क्वेश्चन नंबर 47 जो देखेंगे, सांची का स्तूप किसने बनवाया था दोस्त। तो अभी हमने दोस्त बताया था कि सांची का स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था।
किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो ये आपको शुरुआत में ही बता दिए थे कि यह जो भ्राभु स्तंभ जो है, इसमें ही भ्राभु स्तंभ में ही अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो 48 का जो आंसर हो जाएगा, यह डी हो जाएगा। देखिए, चीजों को हम लोगों ने थ्योरी के माध्यम से पहले समझ लिया, तो इस क्वेश्चन जितना भी आ रहा है इसको आंसर देना कितना आसान हो जा रहा है। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि आप लोग एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ें और ऐसा एक ही बार में पढ़ लें कि बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में वो चीजें छप सा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई यानी कि ग्रीक और अरमाइक शिलालेख प्राप्त हुए? तो ग्रीक और अरमाइक जो अभिलेख जो है, इसको हमने अभी आपको थोड़े देर पहले बताया था, जो थ्योरी पार्ट पढ़ाए थे, तो वो बताया था कहाँ से मिला था दोस्त? तो ये अफगानिस्तान में मिला था। तो अफगानिस्तान में वो जगह है सरेकुना या कंधार जो है, यहीं से ग्रीक और अरमाइक जो अभिलेख जो प्राप्त हुए थे, अशोक के देवभाषाई अभिलेख जो है, यहीं से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहरथ की हत्या किसने शुंग वंश की स्थापना की 185 ईस्वी पूर्व में हत्या करके? तो अंतिम मौर्य सम्राट जो थे, यह बृहरथ थे। अशोक के बाद तो बीच में कई जो शासक जो आए मौर्यकालीन, वो उतना प्रभावी नहीं रहे, और अंतिम में ये मौर्य शासक जो थे, अंतिम मौर्य सम्राट ये बृहरथ की हत्या किसने कर दी दो? तो यह पुष्यमित्र शुंग ने की, और इसने शुंग वंश की स्थापना की। थोड़ा सा पुष्यमित्र शुंग को हम लोग देख लेंगे कि पुष्यमित्र शुंग कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो यह क्या था दोस्त? तो यह जो था, यह मौर्य सम्राट बृहद्रथ की सेनापति था। क्या था? यह सेनापति था, जिसने मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग वंश को स्थापना की। किसने किस चीज का स्थापना की? यह शुंग वंश की स्थापना की। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शुंग वंश की स्थापना किस वंश को हराकर की गई? तो ये मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या यानी मौर्य वंश को हराकर शुंग वंश की स्थापना की गई थी। और थोड़ा सा अब हम लोग देख लेंगे कि मौर्य कालीन में अंतिम में हम लोग थोड़ा सा देख लें कि पूरे मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से राजा जो हुए, उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। तो ये मौर्य शासकों की सूची हो गई दोस्तों। ये जितने भी मौर्य शासक जो हो गए, यानी कि सबसे पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो हो गए, इन्होंने ये मौर्य वंश की स्थापना की। 322 से 297 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। फिर आ गए बिंदुसार आ गए। तो बिंदुसार मौर्य जो है, ये 297 से 273 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने शासन किया। महान सम्राट अशोक जो है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे तो 268 से 232 ईसा ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। और इसके बाद ये दशरथ मौर्य, संप्रति मौर्य, शालिसूप, देववर्मन मौर्य और सतभद्र मौर्य, ये जो थे उतने प्रभावकारी नहीं हुए, क्योंकि देखिए ये 232 से 224, ये 224 से 215, 215 से 202, यानी 10-12 वर्ष इन्होंने लोगों ने बस सिर्फ शासन किया था। तो उतने ये प्रभावकारी ये शासक नहीं रह पाए मौर्य शासन काल के। तीन ये जो सम्राट जो थे, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार मौर्य और अशोक महान जो थे, इनके बारे में इसीलिए हमने आपको तीन ही लोगों के बारे में बहुत विस्तृत रूप से बताया, क्योंकि इन लोगों से क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और यह जो अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य जो हो गया, इनसे यही पूछा जाता है कि अंतिम शासक मौर्य वंश का कौन था? तो यह बृहद्रथ मौर्य जो थे, ये 187 से 185 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। और इनका जो सेनापति जो था पुष्यमित्र शुंग, इनकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। तो ये दोस्तों पूरा मौर्य काल के बारे में, पूरे मौर्य वंश के बारे में हम लोगों ने यहीं पर देख लिया। और आशा करते हैं कि आपको ये बातें सारी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और आज के बाद से आप लोगों का किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप लोग बैठ रहे हैं, तो मौर्य वंश से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जितने भी हमने आपको पॉइंट बताया है, क्वेश्चन इसी से दोस्त बनते हैं। आप लोग अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा कर देख लीजिएगा, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, या कोई भी भारत सरकार द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाती है, तो क्वेश्चन सिर्फ यहीं से पूछे जाते हैं, जिसको मैंने आपको
बिल्कुल ही सरलता पूर्वक बतला दिया। और दोस्त, अंतिम में हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अगर इस चैनल को, अगर हमारे चैनल एसके ग्लोबल क्लासेस को, एसके ग्लोबल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को बिल्कुल ही शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी जितने भी महत्वपूर्ण जो वीडियो हैं उसको, वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। और आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही वीडियो हमेशा लाता रहूंगा। आप लोग सिर्फ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मेरी मोटिवेशन को आप लोग काफी आगे बढ़ाते रहिए। आप लोगों का यही लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है मुझे अगला वीडियो लाने के लिए काफी प्रेरित करता है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ दोस्तों, मैं आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त करता हूँ दोस्त। तो जय हिंद दोस्तों।